नमस्कार छात्रों, आज हम समास के विषय में अध्ययन करेंगे कि समास क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास जो शब्द है वो दो शब्दों से निष्पन्न है, बना हुआ है, सम और आस। सम यानी होता है संक्षिप्त और आस यानी होता है कथन या शब्द। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है समास, जिसका शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त, कथन या शब्द। परिभाषा की बात करते हैं हम, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। अब मैं यहां शब्दों पर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर आता कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि और समास में क्या अंतर है कि समास में शब्द जुड़ते हैं जबकि संधि में वर्ण जुड़ते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, और समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहेंगे, और सामासिक पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। अब समास रचना में दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब क्या होता है? दूसरा पद। और प्रथम पद को क्या कहेंगे? पूर्व पद। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं हम रसोई घर। अब रसोई घर है, रसोई घर में रसोई पूर्व पद है और घर है जो क्या है? द्वितीय पद है, उत्तर पद है। और इसका समास विग्रह करेंगे, क्या बनेगा? रसोई के लिए घर। अगला है हथकड़ी। अब देखो, हथकड़ी जो शब्द है, प्रथम जो पद है, पहला जो पद है, पूर्व पद है, वो हाथ है, दूसरा है कड़ी। तो हाथ के लिए कड़ी। इसी प्रकार नीलकमल, नीला कमल, राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब बात करते हैं हम समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? तो वही समास के व्याकरण में 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कहता है जिस समास का पहला पद, पूर्व पद अव्यय या प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या हो? पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो। अव्यय का एक और नाम है, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द, जिसमें कोई विकार ना हो। किससे विकार ना हो? वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, धातु, इन सभी का कोई प्रभाव नहीं होता है, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। उन्हें ही अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्ययता प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर इत्यादि शब्द क्या होंगे? पहले होंगे शब्द में। उदाहरण से देखते हैं हम प्रतिदिन। अब प्रतिदिन में क्या है? प्रति शब्द है। अब प्रति शब्द क्या है? अव्यय है और क्या है? प्रधान है। और दूसरा शब्द है दिन, वह कैसा है? अप्रधान शब्द है। तो प्रतिदिन। इसी प्रकार आजन्म, आजन्म यानी जन्म से लेकर आ, यहां पर क्या है? प्रधान है। यथा संभव, यथा यहां पर प्रधान है, जैसा संभव हो। अनुरूप, रूप के योग्य। पेट भर के, भरपेट इसका बनेगा सामासिक पद। प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, इच्छा के विरुद्ध। तो प्रति शब्द क्या है? यहाँ अव्यय है। तो इस प्रकार ये क्लियर है अव्ययी भाव समास कि भाई अव्ययी भाव समास में पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है तथा प्रधान होता है।
आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहता है जिस समास में बाद का या उत्तर पद प्रधान हो। अव्ययीभाव समास क्या कह रहा है कि जिसका पहला पद प्रधान हो। तत्पुरुष क्या कहता है जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी बाद वाला जो शब्द है, पद है, वो प्रधान हो और दोनों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता हो। किसका लोप? कारक चिन्ह का। तो वहां पर तत्पुरुष है। जैसे मतदाता, मत को देने वाला, ठीक है, मतदाता, मत को देने वाला। अब को है, कारक चिन्ह है, इसका लोप हो गया। गुणहीन, गुणों से हीन, गुणों से रहित। अब से है, से का लोप हो गया, गुणहीन शब्द बन गया। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, के लिए शब्द का लोप हो गया, कारक चिन्ह है के लिए। कौन कौन से कारक का है? संप्रदान कारक का है। जन्म से अंधा, जन्मांध हो गया। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अब का है, का कौन सा कारक है? संबंध कारक है, संबंध कारक का कारक चिन्ह है। तो प्रेम सागर। नीति में निपुण, नीति निपुण में शब्द है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। घोड़े पर सवार, अधिकरण कारक का चिन्ह है, पर इसका क्या बनेगा? घुड़सवार। तो इस प्रकार तत्पुरुष समास में हम कह सकते हैं कि इसका दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। तो इस प्रकार कौन से समास होंगे? तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय। कर्मधारय समास कहता है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो। कौन सा पद? उत्तर पद। तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेषक का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अर्थात इसका सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें जो दोनों पद हैं उन दोनों में आपस में कैसा संबंध है? विशेषण विशेष्य का, उपमान का उपमेय का। ठीक है। विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। मैंने कहा सीता सुंदर लड़की है, तो सुंदर कौन है? विशेषण है। और यहां पर विशेष्य क्या है? सीता, क्योंकि सीता की यहां पर विशेषता बतलाई जा रही है कि सीता कैसी है? सुंदर है, तो सीता विशेष्य है। ठीक है। इसी प्रकार इसके उदाहरण देखते हैं। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। अब यहां पर देखो मिर्च की विशेषता बतला रहा है, मिर्च कैसी है? काली है भाई। ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल की विशेषता बतला रहा है कि कमल कैसा है भाई? नीला है। पीतांबर, पीत यानी होता है पीला, अंबर यानी होता है वस्त्र। पीला है जो अंबर, पीला है जो वस्त्र। भाई कपड़े की यहां पर, वस्त्र की यहां पर क्या बताई जा रही है? विशेषता के वो कैसा है? पीला है। ऐसे ही श्वेतांबर भाई सफेद वस्त्र। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, अर्थात उसके मुख की विशेषता बतला रहे हैं कि मुख कैसा है उसका? चंद्रमा के समान है। सद्गुण, सद यानी होता है अच्छा, अच्छा है जो गुण, सद है जो गुण, गुण की विशेषता बतलाई जा रही है कि गुण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। तो हमारा कर्मधारय समास यही कहता है कि भाई दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पदों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य की तरह होने चाहिए। अर्थात दोनों पदों में क्या होना चाहिए? एक पद विशेषण होना चाहिए, एक पद विशेष्य होना चाहिए। अगला है हमारा द्विगु। अब जो द्विगु शब्द है, द्विगु का जो सामासिक अर्थ है यही अगर आप समझ जाएंगे तो यह द्विगु समास ऐसे ही क्लियर हो गया। द्वि यानी होता है दो और गु यानी होता है गायों का समूह, दो गायों का समूह। अब जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, क्या हो? संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इस समास में समूह या समाहार का ज्ञान होता है। अब देखो ये द्विगु समास हमारा ये कहता है कि भाई कुछ नहीं है,
केवल पहला पद हमें ये देखना है कि भाई संख्यावाचक विशेषण है कि नहीं। जैसे मैंने कहा नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन 3 भुवनों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समूह या 4 रास्तों का समाहार, सतमंजिल 7 मंजिलों का समूह, नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, तो आप इन सभी उदाहरणों में देखोगे कि भाई सभी का पहला पद संख्यावाचक विशेषण है, सभी में पहले पद क्या है, संख्या है। ठीक है, अगले समास की ओर बढ़ते हैं। अगला समास है हमारा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का कोई शाब्दिक अर्थ मुझे बताइए कि द्वंद्व क्या होता है। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि द्वंद्व का मतलब क्या होता है। द्वंद्व का मतलब होता है बेटाओ युद्ध। अब जो युद्ध होता है वो कितने आदमियों में लड़ा जाएगा, एक अकेला व्यक्ति युद्ध नहीं लड़ सकता भाई। द्वंद्व है, युद्ध है जो 2 व्यक्तियों में लड़ा जाएगा। तो द्वंद्व समास यही कहता है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान की बात करें, दोनों पदों के बीच में प्राय योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। अब देखो योजक चिन्ह कैसा होता है, कोष्टक में लगा हुआ है इस प्रकार, दोनों पदों के बीच में इस प्रकार का चिन्ह होगा। जैसे माता पिता, अब देखो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है या नहीं। अब इसका समास विग्रह करेंगे, क्या होगा, माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख, है कि नहीं। धरती आकाश, काला सफ़ेद, ये सभी इसी के उदाहरण हैं। और एक बात और है इसमें कि द्वंद्व समास के अधिकतर उदाहरणों में वे एक दूसरे की क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, विपरीत अर्थ वाले होते हैं। ठीक है, अगला और अंतिम समास है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या कहता है, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात दोनों ही पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरे पद के बारे में बताते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात न तो पहला पद प्रधान है इसका, न ही दूसरा पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है, किसी तीसरे के लिए ये बोलते हैं। जैसे नीलकंठ, नील यानी होता है नीला, कंठ यानी होता है गला, नीला गला। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आज मैंने नीलकंठ के दर्शन किए, तो नीलकंठ क्या है, भगवान शिव है, तो नीला कंठ है जिनका, अर्थात कौन, शिव जी। इसी प्रकार लंबोदर, लंबो यानी लंबा यानी लंबा है, उदर यानी पेट, जिनका पेट लंबा है, कौन है, गणेश जी, लंबा उदर है जिनका, अर्थात गणेश जी। गिरिधर अगला उदाहरण है। गिरि यानी होता है पर्वत और धर यानी धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। तो पर्वत को धारण करने वाले कौन है, श्री कृष्ण। मक्खी चूस, मक्खी को चूसने वाला, इसका मतलब क्या है, तीसरा ही अर्थ है इसका, बहुत कंजूस व्यक्ति। इसी प्रकार दशानन। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो अभी ये बताया था कि भाई द्विगु का पहला पद क्या होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण होता है तो वहां द्विगु समास होता है। लेकिन भाई दशानन अगर मैं किसी से कहता हूं, इसका हम कह तो सकते हैं 10 सिर, लेकिन 10 सिरों वाला कौन है, रावण है। तो दशानन किसका है, बहुब्रीहि समास का ही हम उदाहरण मानेंगे। ठीक है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे समासों को। अव्ययीभाव समास की बात करते हैं तो इसका पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद ही अव्यय होता है। बात करें हम तत्पुरुष की, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। तीसरा है हमारा कर्मधारय। कर्मधारय समास क्या है कि इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगला है हमारा
द्विगु समास। द्विगु समास ये कहता है कि पहला पद वही संख्यावाची होना चाहिए, संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। द्वंद्व कहता है कि भाई दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों के बीच में और अथवा च वा का लोप होता है। और बहुब्रीहि समास हमारा कहता है कि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार हमारे समास कंप्लीट हुए हैं, पूर्ण हुए हैं। अभी भी किसी बच्चे को, किसी छात्र को, किसी मित्र को अगर समास से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।